Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 119 पे मिलेगा आपको आपकी अकाउंट्स की कॉमर्स स्टैंडर्ड 12 टेक्स्ट बुक के अंदर। एनपीओ की सीरीज के अंदर हम आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल। तो ये जाएगा इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर विठाई महिला मंडल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपना पहला स्टेप क्या होता है सर? फर्स्ट स्टेप अपना एनपीओ के अंदर अपन स्टेप्स करते हैं, तो मैं आपको स्टेप्स फटाफट बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है डेट कॉलम बनाना, सेकंड स्टेप होता है आपका सब्सक्रिप्शन सॉल्व करना, थर्ड स्टेप होता है ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना जिसके अंदर से कैपिटल फंड ढूंढना होता है आपको, वो मिल गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि आप ऊपर की बैलेंस शीट से नीचे की बैलेंस शीट में सब कुछ ट्रांसफर करोगे। फिफ्थ स्टेप होता है कि आप बाकी के सारे की सारी जो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चीज़ें बची है उसको ट्रांसफर करोगे। सिक्स स्टेप वो होता है आपके एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना, कुछ भी बच गया है। और लास्ट सेवन स्टेप होता है आपका पूरा का पूरा टैली करना। स्टेप बाय स्टेप जाते फर्स्ट स्टेप होता है अपना डेट कॉलम। सो डेट के साइड पे यहाँ पर मैं इनकम साइड पे लिखूंगा डेट कॉलम। अब ये डेट कॉलम क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रीवियस ईयर और एक लाइन छोड़ के लिखूंगा करंट ईयर। ओके, नाउ जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मेरी डेट होती है 31 मार्च 2018। इसका मतलब है मेरा जो साल है ना वो शुरू हुआ होगा 2017 के अंदर, 1 अप्रैल 2017 में। तो मेरा जो करंट ईयर होगा वो 17-18 होगा और ये जो मेरा प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 16-17। ओके, अब इसके हिसाब से मेरे को यहाँ डेट लिखनी है कि मेरा जो ये वाला ईयर है फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर वो मेरा खत्म कब हुआ होगा 31 मार्च 2017 पे, और मेरा ये जो करंट ईयर है वो कब खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2018 पे। इज दैट क्लियर? जब ये डेट मिल जाए तो इसके अंदर जो करंट ईयर की खत्म होने की डेट है 31 मार्च 2018, ये दो जगह जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 31 मार्च 2000 आप क्या लिखोगे? 18 लिखोगे। एंड जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है सेकंड बैलेंस शीट उसके अंदर आप लिखोगे 31 मार्च 2018। एंड जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट होती है उसके अंदर आप लिखोगे 2017। इज दैट क्लियर? अब जाते पूरे क्वेश्चन के अंदर ध्यान से। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप होता है सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन है ये रहा 19,000 रुपये का। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या होती है? एक तरीके की इनकम। मैं इनकम साइड पे जाऊँगा और लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, और 19,000 का अमाउंट मैं लिख दूंगा अंदर की तरफ। अब ज़रा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है, इसके अलावा यहाँ पे कहीं पे भी होता नहीं, तो सीधा मैं एडजस्टमेंट में देखूंगा कि क्या सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बोला है। तो देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। नाउ व्हेनेवर आपको आउटस्टैंडिंग दिया है बट कोई ईयर नहीं दिया है ना, वेदर वो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का, या फ्यूचर वाले नेक्स्ट ईयर का है, तो आपको करंट ईयर मानने का। इट इज़ करंट ईयर। और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर के लिए एक ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? सर जी ट्रिक याद रखनी है आपको, ये वाली ट्रिक है, आला ओ ए सी पी। ना ये ट्रिक के हिसाब से आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ओ सी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ए का मतलब होता है ऐड। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या हो रहा है सर? ऐड हो रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड करना पड़ेगा, और कंजूसी नहीं पूरा लिखने का, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड द अमाउंट इज 4,000। ओके, अब इसका सेकंड इफेक्ट सोचना है मुझे। तो क्या सोचने का आपको? आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या सोचना है आपको? आउटस्टैंडिंग इनकम। सर पैसा अगर मिलना बाकी है तो आपके लिए क्या होता है? वो असेट। करंट ईयर है तो नीचे वाली बैलेंस शीट में जाएगा, और प्रीवियस ईयर होता है तो वो ऊपर वाली बैलेंस शीट में जाता है। तो नीचे वाली बैलेंस शीट में असेट साइड पर जाके मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एकदम सिंपल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड द अमाउंट इज 4,000 रुपीज़। अच्छा, उसके अलावा कुछ भी आपको सब्सक्रिप्शन का बोला है क्या? नहीं, और कुछ भी आपको बोला हुआ नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद अपन को सीधा सब्सक्रिप्शन खत्म है तो इसको टोटल कर देना है। तो 19 + 4 हो गया 23,000। तो 23,000 मैं बाहर की तरफ लिख दूंगा। मेरा सेकंड स्टेप हो गया समाप्त। यस, अब अपन थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं कि मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना और कैपिटल फंड ढूंढना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैपिटल फंड मेरे को दे के रखा हुआ है। 1 अप्रैल का मतलब है साल का शुरुआत, साल की शुरुआत का मेरे को मतलब ओपनिंग का कैपिटल फंड दे के रखा हुआ है 90,000। बट एक काम करते, हमेशा याद रखना कि उसकी सारी की सारी फिर भी एंट्रीज करके रखो। आपको टोटल करने की जरूरत नहीं, बट एंट्रीज करके रखो। ये जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, अब है ना कोई सब लोग है ना वीडियोस के अंदर बोलते हैं, और बहुत सारे ये लोग सिखाते हैं टीचर्स कि यार इसके अंदर कोई एंट्री नहीं करनी चाहिए जब कैपिटल फंड दे के रखा हुआ है। बट एक्चुअली आपको अभी समझ में आएगा जब मैं थर्ड और फोर्थ स्टेप करूंगा कि वो करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैश इन एंड कैश एट बैंक यहाँ पर कभी भी सम के शुरुआत में दिया है, मतलब ये होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक बैलेंस, और ये आपको कहाँ डालना होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो यहाँ पे मैं असेट साइड पे लिखूंगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एंड द अमाउंट गिवन इज 3,000 और 20,000। तो यहाँ पे आएगा 3,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली।
अच्छा, इधर और कुछ भी ओपनिंग बैलेंस शीट का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश बैंक है और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन एंड कैश बैंक है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट का होता है, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट का। मतलब ये साल की शुरुआत का रोकड़ा अपने पास कितना पड़ा था और ये साल के अंत में कितना रोकड़ा पड़ा है। ठीक है, ये दोनों में फर्क समझ गए। अब जाते हैं कि पीछे कुछ साल की शुरुआत का दिया है, तो यस कैपिटल फंड दिया है 90,000 मेरे पास। साल की शुरुआत में कैपिटल फंड था 90,000 का, कैपिटल फंड 90,000 में यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ दिया हुआ है तो नहीं यहाँ पे है देखो, दे हैव फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल का मतलब क्या रहता है कि साल की शुरुआत में मेरे पास इतने असेट्स और लायबिलिटीज थी। तो चेक इट आउट, फर्नीचर और बिल्डिंग मेरे लिए असेट होता है, तो मैं असेट साइड पे जाके लिखूंगा फर्नीचर एंड द अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 9,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। उसके बाद दिया हुआ है आपको बिल्डिंग, सो यहाँ पे बिल्डिंग लिखेंगे और बिल्डिंग का अमाउंट है 70,000, तो यहाँ पे 70,000। और उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आपके लिए लायबिलिटी होती है ना, तो लायबिलिटी साइड पर आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अमाउंट है 12,000। डन। तो मतलब ओपनिंग की जितनी भी चीज़ें थी ओपनिंग बैलेंस शीट की वो सब आपने लिख दी। अब हो गया खत्म। अब आपको फोर्थ स्टेप क्या करना है कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट से चीज़ें आपको नीचे लेनी होती है। तो नीचे लेने के टाइम पे आप कौन सी चीज़ें लोगे, तो जितनी भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है उनको नहीं लिया जाता, जो फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लायबिलिटी होती है उसको लिया जाता है नीचे। तो सबसे पहले तो कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड को हमेशा नीचे लिया जाता है, तो कैपिटल फंड 90,000। अब ये जो कैपिटल फंड है वो नीचे की बैलेंस शीट में हमेशा अंदर की तरफ लिखने का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। अब उसके बाद हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नीचे लेंगे, थोड़ी जगह हमेशा यहाँ छोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कोई भी असेट या लायबिलिटी को आप नीचे लेते हो ना तो उसका अमाउंट अंदर की तरफ ही लिखो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द अमाउंट इज 12,000। अब कैश इन एंड कैश बैंक को नहीं लिया जाता है, फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों को मैं नीचे लूँगा और उसका अमाउंट अंदर ही लिखूंगा। फर्नीचर का 9,000 एंड उसके ऊपर जगह छोड़ के बिल्डिंग का अमाउंट है 70,000। अब देखो अंदर लिखा है, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, उसका अमाउंट सीधा सीधा बाहर लिख देंगे। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, फोर्थ स्टेप नीचे भी ले लिया। अब देखो, अब बताओ कि अगर मेरे को नहीं पता होता कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें जा रही है तो क्या मैं नीचे प्रॉपर ले पाता? नहीं ले पाता। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं प्रीफर करता हूँ कि यार ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी चीज़ें डाल दो, भले अगर कैपिटल फंड लिया ना तो टोटल करने की जरूरत नहीं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, पर सिर्फ नीचे लेने में काम आता है ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए आपकी। अब अपन शुरू करते हैं साल के पूरे फिफ्थ स्टेप, मतलब जो पूरे के पूरे सम में दिया हुआ है। तो रिसीट साइड पे आपको दो चीज़ मिलती है, या तो इनकम मिलेगा या तो लायबिलिटी मिलेगा, और पेमेंट साइड पे या तो आपको एक्सपेंस मिलेगा या तो आपको असेट मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन एंड कैश आउट बैंक है वो हो चुका है। एंट्रेंस फीस आप अभी के लिए इनकम मान सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपका हो चुका है उसको हटा दो। मिसलेनियस रिसीट, कोई भी तरीके की रिसीट आपकी क्या होती है? इनकम। अब इस तरफ आते हैं, या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा, तो स्टेशनरी आपका एक्सपेंस होता है। अब रिपेयर्स टू फर्नीचर, ये फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर होता तो वो असेट मानते, पर रिपेयर्स है ना उसके ऊपर तो वो एक्सपेंस है। रेंट आपका एक्सपेंस है, सैलरी आपका एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है। ये कैश इन, ये बैलेंस कैरिड डाउन क्या होता है कि साल के अंत में मेरा इतना रोकड़ा बच गया, पैसा बच गया, इसको मैं कहाँ डालूंगा? क्लोजिंग की बैलेंस शीट में, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। पीछे चेक करते हैं, कैपिटल फंड आप ऑलरेडी डाल चुके हो, सब्सक्रिप्शन आप ले चुके हो ऑलरेडी, उसका हो गया। कैपिटल एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, इसका मतलब है कि जितना भी एंट्रेंस फीस का अमाउंट है आप उसको पूरा का पूरा कैपिटल फंड में घुसेड़ दो। तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस को हमने इनकम माना था, उसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे? 100% CF। CF का मतलब होता है कैपिटल फंड में, उसको डालना पड़ेगा मुझे। अब उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट है आपका रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। अच्छा, अप्रैल 2018 मतलब कौन सा साल होगा सर? अप्रैल 2018 मतलब तो नेक्स्ट ईयर ना। देखो मेरा डेट कॉलम, ये मेरा 16-17 प्रीवियस ईयर है और मेरा 17-18 करंट ईयर है। मतलब मेरा जो करंट ईयर है वो 31 मार्च 2018 पे तो खत्म हो रहा है। तो मार्च अगर 2018 पे खत्म हो रहा है तो अप्रैल 2018 तो नेक्स्ट ईयर होगा ना। तो अगले साल का पैसा मैं इसी साल भर रहा हूँ, ठीक है? अगर इसी साल भर रहा हूँ तो वो तो मैं एडवांस में पैसा दे रहा हूँ ना, अगले साल का पैसा इसी साल दे रहा हूँ, मतलब वो एडवांस हो गया। एडवांस इस साल दे रहा हूँ तो वो एडवांस फॉर क्या हो गया? करंट ईयर। तो मैं जाके पीछे क्या करूँगा? रेंट को टिक मार्क कर दूंगा ना। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा? रेंट को टिक मार्क कर दूंगा। आई बात समझ में? अब आगे जाते हैं। ये है फॉलोइंग असेट्स, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का मेरे को असेट एंड लायबिलिटी दिया था जो कि मेरा हो चुका है। ओके, सो सब में एक करेक्शन खाली कर देना आप। यहाँ पे है ना हर जगह पे जो जिसकी भी पुरानी टेक्स्ट बुक रहेगी खाली उसके अंदर एक करेक्शन रहेगा, नई टेक्स्ट बुक वालों को कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं। उनके इधर है ना क्वेश्चन में 695, 830, 1545 दिया हुआ था, जबकि यहाँ पे सब जगह एक एक जीरो की कमी थी।
हर आगे एक अमाउंट पे यहाँ पे एक एक जीरो ऐड करना है। ये 600 नहीं 6000 होगा, 950 होगा, 8300 होगा, 15000 और 450 होगा। नीचे वाला ये जो अमाउंट है ना 15650, ये बरोबर था, बट ये जिसका पुराना एडिशन है तो मेरा भी पुराना एडिशन था, उसके हिसाब से मैंने जेरोक्स और प्रिंट करवाया था, तो उसके अंदर मेरे एक एक जीरो कैंसिल हो गए थे। वो जीरो यहाँ पे बस डाल देना। ओके, अब आ जाते हैं पीछे। ओके पीछे सब देख लिया था। अब अपन को पूरा का पूरा सम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये हो चुका था। एंट्रेंस फीस को मैं डालूंगा, आपको क्या बोला है 3500 रुपया पूरा कैपिटल फंड में डालना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल फंड के अंदर जाऊँगा और डालूंगा ऐड एंट्रेंस फीस, ऐड एंट्रेंस फीस। बस उसके नीचे 3500 डालना है आपको, और उसके नीचे बस इतना मेंशन करना 100% कैपिटलाइज। ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से प्रेजेंटेशन लगता है। ओके, उसका कोई भी दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मिसलेनियस रिसीट आपका 850 का है, वो आपकी इनकम है। तो इनकम साइड पे जाएंगे और हम क्या लिखेंगे, बाय मिसलेनियस, बाय मिसलेनियस रिसीट्स, बाय मिसलेनियस रिसीट्स आपका है अमाउंट 850 का। दैट्स इट। अब उसके अलावा हम एक्सपेंडिचर साइड पर जाएंगे। तो पहला है स्टेशनरी 6000 रुपये का। तो पहली ही लाइन में अपन क्या लिख देंगे, टू स्टेशनरी, अमाउंट 6000 सीधा बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिपेयर्स टू फर्नीचर 950, तो इधर ही आएगा टू रिपेयर्स टू फर्नीचर, 950 रुपये का खर्चा आया था। नेक्स्ट है रेंट 8300, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट 8300, मगर मैं अंदर लिखूंगा क्योंकि उस पर मैंने टिक मार्क किया। ठीक है, अब आगे जाते हैं। सैलरीज 15000, तो जगह छोड़ के मैं लिखूंगा टू सैलरीज, 15000 में सीधा बाहर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450, तो उसी के नीचे आएगा टू मिसलेनियस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450 रुपया। अब है कैश कैरिड डाउन, तो कैरिड डाउन का जो कैश इन एंड कैश एट बैंक है वो यहाँ पे असेट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखूंगा मैं, एज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, एंड द अमाउंट इज 1650 एंड 14000 रिस्पेक्टिवली। दैट्स इट। अब जाते पीछे। पीछे आपको कैपिटल फंड तो ले लिया था, ये हो गया था, एंट्रेंस फीस भी हो गया, बस एक रेंट बाकी है। रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। तो ये क्या था, एडवांस फॉर करेंट ईयर। नो, मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, एडवांस फॉर करेंट ईयर AC एड। देखो एडवांस फॉर करेंट ईयर आपको क्या करना है, L मतलब लेस, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट में से लेस, और पूरा लिखने का, कंजूसी करने का नहीं, लेस एडवांस फॉर करेंट ईयर। ओके, एंड द अमाउंट इज 800 रुपया। तो 8300 में से 800 मेरा गया, तो 300 गया और 500 गया, मतलब 7500 यहाँ पे आएगा। सेकेंड इफेक्ट, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस क्रिएट असेट। आपने पहले से पैसा चुका दिया है ना, प्रीपेड एक्सपेंडिचर टाइप, और पहले से पैसा चुका दिया तो आपका असेट हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप क्या लिखोगे, असेट में एडवांस रेंट, और एडवांस रेंट कितना है आपका 800 रुपया। नाउ इफ़ यू चेक इट आउट, आपका और कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो यहाँ पे फर्नीचर पे तो कुछ हो ही नहीं रहा एडजस्टमेंट, तो इसका अमाउंट मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। नाउ गलती से अगर आपने, जैसा अपन ने ये अंदर लिखा है, तो आपके इसके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अगर अंदर लिख दिया है तो उसको बाहर डालने के लिए सिर्फ एरो करके आप बाहर डाल दोगे तो चलेगा, उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बिल्डिंग पे भी कुछ नहीं हुआ तो इसका 70000 हम अंदर लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे भी कुछ नहीं हुआ तो उसका 12000 हम सीधा बाहर लिख देंगे। दैट्स इट, एरो करके। आपको काटने वाटने की उसको ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो अब टोटल करते हैं। टोटल करना है सबसे बड़ी काम, तो शुरू करते हैं टोटलिंग का। यहाँ पे 23,850 है, कॉमन सेंस है, यहाँ पे सिर्फ 23,850 आएगा। अब यहाँ पे जाते हैं, 6000 प्लस 7000 होता है 13000, 13000 प्लस 15000, 13 प्लस 15 28000, 28000, 450 प्लस 50 500, 500 प्लस 500 1000, तो 28 प्लस 1000 विल बी 29,900। सो यहाँ पे आएगा 29,900। दोनों को माइनस करते तो 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे तो आ गया 0। तो बेसिकली मेरा इस बार हैवी अमाउंट है डेबिट का, मतलब एक्सपेंडिचर साइड मेरा हैवी है। तो ये एक्सपेंडिचर साइड हैवी है तो मेरा ये क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। तो मेरा 29,900 हैवी अमाउंट क्या करूँगा मैं, बोथ साइड्स, 29,900 ऑन बोथ साइड्स। और डेबिट साइड अगर हैवी होता है तो 6050 का मैं क्या बोला जाएगा, उसको डेफिसिट बोला जाएगा। मैं ऐसा सर्कल क्यों बनाता हूँ, ताकि हाईलाइट हो कि ये ट्रांसफर करना है मेरे को। और यहाँ लिखूंगा मैं बाय डेफिसिट, और यहाँ पे लिखेंगे अपन एक्सेस ऑफ। बताओ इनकम ज़्यादा थी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, तो यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब ये डेफिसिट क्या होता है, अगर सरप्लस होता तो कैपिटल फंड में ऐड होता, पर डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से क्या हो जाएगा, लेस डेफिसिट। अमाउंट है 6050, 6050 यहाँ लिखेंगे अपन।
अब देखो 90 में ये ऐड करना है 93,500 में से ये 500 में से 50 गया तो 450 बचेगा पीछे, 93 में से 6 गया तो कितना बचेगा 87। तो 87 प्लस अगर आप 6 कर लो तो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। यस, अब लास्ट में आपको इसको टैली करना है तो 80 प्लस 10 90 99,450 आपका अमाउंट आना चाहिए यहाँ का 99,450। और सिमिलरली जिले के जय बाबा भोलेनाथ का नाम अपन इधर का भी टोटल करते हैं, कितना आ रहा है तो 9 प्लस 4 होता है 13, 13 प्लस 70 हो गया 83, 83 प्लस 1 84, 84 प्लस 10 94, 94 प्लस 4, 94 प्लस 4 विल बी 98, 98,800 प्लस 600 होता है 1450, 1450 तो हो गया ना 99,450 जो कि यहाँ का अमाउंट था। सो 99,450 से अपना ये सम हो गया टैली। लास्ट में अपन क्या लिखेंगे टोटल इन रुपीज़, टोटल कैपिटल लेटर्स में इन रुपीज़। इसी के साथ आपका ये सम हो गया पूरी तरह से समाप्त। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। इसी के साथ हम इस सम को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोकना मत भूलियो। बाय बाय।